नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल जो है हम द इंडियन एक्सप्रेस से अ कैंपस फॉर ऑल आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, जो कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए और फेवरेबल यहाँ पर कैसे हम कॉलेज कैंपसेस को बना सकते हैं उस बारे में बात करता है। उसके बाद में न्यूज़ अपडेट और लीगल न्यूज़ है, जो कि लॉ सीखो के अपने इनिशिएटिव है, जिनमें हम देश दुनिया और साथ ही साथ हमारी न्यायपालिका की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आर्टिकल की ओर। तो यह आर्टिकल हम किस हेतु से डिस्कस कर रहे हैं, हाल ही में ऐसा क्या हुआ है, तो ये इंसिडेंट है नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के। नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो है ये है हैदराबाद की एक प्रीमियम लॉ यूनिवर्सिटी, हैदराबाद की नहीं हमारे देश की। तो यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में, देश की एक बहुत बड़ी नामी गिरामी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, एक जेंडर न्यूट्रल स्पेस बनाया गया है हॉस्टल में, जहाँ पर वो लोग जो कि थर्ड जेंडर से आते हैं या जो अपने आप को जेंडर बाइनरी में आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, उनके लिए ये हॉस्टल स्पेस होगा, जिसके चलते हुए यहाँ पर जो सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ है उनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और इंक्लूसिव और समावेशी बनेंगे। तो अपने आप में इस फैसले की, इस कदम की काफ़ी तारीफ की गई है। इससे पहले ऐसा ही जो फैसला है, सबसे पहला जो जेंडर न्यूट्रल हॉस्टल है, ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई में बना था। उसके बाद में ये एक और बड़ा यहाँ पर इंसिडेंट और बहुत अच्छा एक कदम नलसार यूनिवर्सिटी के द्वारा उठाया गया है। तो चलिए देखते हैं हम इस आर्टिकल में किस महत्वपूर्ण चीज़ों की बात की गई है। अगर सबसे पहले अगर हम इस आर्टिकल में देखें तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐसा हमें एक इंसिडेंट देखने को मिला था। पंजाब यूनिवर्सिटी में यशिका नाम के एक स्टूडेंट, जो कि एमए स्टूडेंट है, वो एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ट्रांसजेंडर स्टूडेंट थे। तो इनको हॉस्टल फैसिलिटी अलॉट नहीं की गई थी। उसके बाद में इन्हें हॉस्टल एकोमोडेशन पाने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। उसके बाद में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यहाँ पर यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट करा कि ये इन्हें एक सूटेबल अकोमोडेशन अपने हॉस्टल कैंप, अपने कॉलेज कैंपस या हॉस्टल में ही यहाँ पर प्रोवाइड करे। ऐसी ही चीज़ जो है हमें त्रिनेत्रा हालदार के केस में भी देखने को मिलती है, जहाँ पर यूनिवर्सिटी इन्हें गर्ल्स हॉस्टल में यहाँ पर एडमिशन देने को, अकोमोडेशन देने को मना कर देती है। अब यहाँ पे जो त्रिनेत्रा हालदार थी, त्रिनेत्रा हालदार ने अपना जो सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करी थी और वो फीमेल बनी थी, उसके बावजूद इन्हें गर्ल्स हॉस्टल में जगह नहीं दी गई थी, जो कि नालसा जजमेंट में जो अधिकार दिए गए हैं LGBTQIA+ कम्युनिटी को, इसके अगेंस्ट जाता है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो हमारे तृतीय पंथी या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग आते हैं या जो सेक्सुअल माइनॉरिटी के हैं, इनको ना ही मैन हॉस्टल में ना ही वुमेन हॉस्टल में जगह दी जाती है, जिसके चलते हुए कहीं ना कहीं इनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी होता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सेक्सुअल माइनॉरिटीज के साथ में हमें तो डिसेबल या डिफरेंटली एबल लोग हम जिन्हें कहते हैं, उनके ऊपर भी और ध्यान देने की आवश्यकता है और उनके लिए भी और इंक्लूसिव हमें हॉस्टल्स बनाने की आवश्यकता है। हमारी यूनिवर्सिटी कैंपस को उनके और फेवर में बनाने की हमें यहाँ पर आवश्यकता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो क्वीर फोबिक अटैक्स जो है, जो कि क्वीर कम्युनिटी या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अगेंस्ट काफ़ी लंबे समय से काफ़ी रिग्रेसिव सोसाइटी रही है, तो ज़रूरी है कि माइंडसेट में बदलाव आए। यहाँ पर स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी जो इस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं और ख़ासकर जो टीचर्स है, इनको और यहाँ पर सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है। हमारे देश की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो नई NEP आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो भी यही बात करती है कि यहाँ पर इक्विटेबल और क्वालिटी एजुकेशन जो है वो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को देना चाहिए। यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो सभी को मिलना चाहिए। तो इसी केस को और ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित रूप से इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है और हमारे करिकुलम में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है, जिसमें हम इस सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ को, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को और सम्मान के भाव से देखें और साथ ही साथ हमारे इन इंस्टीट्यूशंस में इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा में भी उसके चेंजेस लाए। चलिए न्यूज़ अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है फिनेंशियल जगत से। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड, इन दोनों का मर्जर अनाउंस किया गया है। अपने आप में ये जो मर्जर रहेगा, ये एक थर्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल एंटिटी भारत में लेकर आएगा। दोनों ही जो एंटिटीज़ हैं, इन दोनों एंटिटी का ये जो मर्जर है, ये अगले 18 महीनों में होगा। अगली खबर है भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी के बारे में। तो नए हमारे जो फॉरेन सचिव है, जो हमारे विदेश सचिव है, ये होंगे विनय मोहन
ख्वात्रा। विनय मोहन ख्वात्रा जो है ये इंडियन फॉरेन सर्विस से बिलोंग करते हैं, एक सीनियर ऑफिसर है ये आईएफएस के। उसके अलावा 1988 बैच के ये आईएफएस ऑफिसर है और इससे पहले ये काठमांडू में भारत के एम्बेसडर के रूप में सर्व कर रहे थे। ये रिप्लेस करेंगे हमारे देश के अभी जो फॉरेन सेक्रेटरी है हर्षवर्धन श्रृंगला इन्हें, जो कि एक 1984 के बैच के आईपीएस ऑफिसर थे। चलिए अगली खबर जो है ये 64th ग्रैमी अवार्ड के बारे में है। 64th ग्रैमी अवार्ड जो है ये MGM ग्रैंड गार्डन एरेना लॉस एंजलिस में हुआ अप्रैल 3, 2022 को। यह जो अवार्ड फंक्शन है ये खासकर म्यूजिक इंडस्ट्री को लेकर होता है। म्यूजिक इंडस्ट्री में जो बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, जो बेस्ट वर्ष भर के परफॉर्मेंस होते हैं, एल्बम्स होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, जो कलाकार होते हैं प्लेबैक सिंगर्स, उन्हें ये दिया जाता है। तो इस वर्ष जॉन बैटिस्टे को यहाँ पर सबसे ज़्यादा 5 अवार्ड मिले। इन अवार्ड्स में उनकी एल्बम VR जो है इसे एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। वही सिल्क सोनिक ने यहाँ रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जीता। वही सॉन्ग ऑफ द ईयर जो है वो लीव द डोर ओपन को यहाँ पर मिला। और वही ओलिवा रॉड्रिगो को यहाँ पर बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड मिला। अगली खबर है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में अब 13 नई डिस्ट्रिक्ट्स रहेगी और ये 13 नई डिस्ट्रिक्ट्स अभी टोटल मिलाकर हम देखें तो पहले एग्जिस्टिंग 13 और ये 13 मिलकर टोटल अब आंध्र प्रदेश में 26 डिस्ट्रिक्ट्स होंगी। आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश जो है इसका बाइफर्केशन कुछ ही साल पहले हुआ। आंध्र प्रदेश में से एक नया राज्य तेलंगाना निकाला गया, उसमें भी डिस्ट्रिक्ट्स कुछ वर्ष पहले बढ़ाए गए थे। आंध्र प्रदेश में भी ये डिमांड थी और इसी को देखते हुए आंध्र प्रदेश के CM YSR जगनमोहन रेड्डी ने की सरकार ने कदम उठाते हुए 13 नए डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर बनाए। अगली खबर है लीगल न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण यहाँ पर रिट दायर की गई थी, जिस रिट में अगर केस का नाम देखें तो ये है दुर्गा दत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस केस के अंतर्गत हम यहाँ पर देखें तो ये मांग की गई थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्सेबल बनाया जाए। इस पर सरकार की तरफ से जवाब मांगा गया था और के वेणुगोपाल ने यहाँ पर सरकार को रिप्रेजेंट किया था। तो ये सरकार की तरफ से उन्होंने ये पक्ष रखा है, इस चीज़ का विरोध करा है कि फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्सेबल बनाया जाना चाहिए। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देती है। जो भी इसका फैसला होगा हम आपको ज़रूर अपडेटेड रखेंगे। तो चलिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉसी।